मार्केट के अंदर एक तेज गिरावट, करीब 350 पॉइंट की गिरावट। इसमें बैंक निफ्टी पर 125 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। जो 900 के लेवल्स के हम जिक्र कर रहे थे वो 900 आया और डेज लो वही बन गया। खैर, हम थोड़ा एक बड़े पर्सपेक्टिव पे बातचीत करते हैं और आज हमारे साथ एडवाइस म्यूचुअल फंड के CIO त्रिदीप भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला और आपसे बातचीत करके काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। त्रिदीप, मैं ओवरऑल पहले तो मार्केट का एक व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ। सभी लोग ना 2023 से कंपेयर करते हैं 2024 को कि वैसा नहीं हो रहा। थोड़ी आदत सी भी पड़ गई है क्योंकि 2023 में बहुत सारी चीज़ थोड़ी एबनॉर्मल भी हो गई थी। थोड़ा रैशनल होने के लिए हमको क्या सोचना चाहिए 2024 के अंदर कि साल 2023 जैसा नहीं होगा, उससे खराब होगा, या बिल्कुल एक फेयर वैल्यूएशन पे आ गए हैं, अब हमको सारी चीज़ कैलकुलेट करनी होगी, यूफोरिया खत्म हो चुका है? मेरे हिसाब से 2024 की बैटिंग पेस थोड़ा 2023 से अलग है। वो इसलिए क्योंकि 2023 में द मेन इशू जो हम ग्रैपल कर रहे थे वो ये था कि इंटरेस्ट रेट कब पीक होगा, इन्फ्लेशन कब पीक होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन 2024 इज अ ईयर ऑफ इलेक्शंस। अगर आप ऐसे देखें इसको कि more than 50% of the top 20 nations are going through their national elections this year. तो इसमें जो एक नॉइज फैक्टर होगा मार्केट्स में वो साधारण तौर के मुकाबले काफी ज्यादा होगा। तो ये इसलिए इसमें अपने आप को फोकस करके उन जगहों पे काम करना जहाँ के अर्निंग्स बेहतर हो या जहाँ के फंडामेंटल्स बेहतर हो, उसको उसमें खासा फोकस की जरूरत होगी, क्योंकि अदरवाइज न्यूज फ्लो या फिर मैक्रो नॉइस कह लीजिए, ये साल काफी ज्यादा रहने वाला है। त्रिदीप जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपने अपना मार्केट्स पे तो व्यू दिया कि इस बार पिच डिफरेंट हो सकती है, पर आपने ये भी बोला कि जहाँ पे अर्निंग्स पुश हो वहाँ पे फोकस रखना चाहिए। तो सर, कहाँ पे बनेगा पैसा? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि 2024 में ये सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं? खास तौर से मिड और स्मॉल कैप के लिए जानना चाहूँगी सर, क्योंकि कंसर्न्स वहाँ पे अब थोड़े से ज़्यादा उठ रहे हैं कि क्या 2023 के मुकाबले 2024 में वैसा प्रदर्शन हम देख पाएंगे या नहीं? मुद्दे की सवाल है। उसका मैं तो पहले लार्ज, मिड और स्मॉल को अगर आप देखें कि क्या हो रहा है, उसमें आप पाइएगा कि लार्ज कैप जो स्टॉक्स है उसके वैल्यूएशंस अभी भी इनलाइन है 10-10 ईयर एवरेज के मुताबिक। सो वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, बट वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा सा कम है। मिड और स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस 30 से 40% अपने 10 साल के एवरेज से ज्यादा महंगे हैं। मिड एंड स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस महंगे हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि कुछ पॉकेट्स में इरेशनल एक्सुबरेंस भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड और स्मॉल कैप का जो एरिया है वहां पे आपको अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। मैं कहूंगा कि लार्ज कैप कंपनीज के बनिस्बत करीबन डबल अर्निंग्स ग्रोथ आपको मिड और स्मॉल कैप को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे माहौल में केवल मिड और स्मॉल कैप को कंप्लीट इग्नोर करना मेरे ख्याल में सही अप्रोच नहीं होगा। सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग विद इन मिड और स्मॉल कैप इज द वे टू गो। और इसलिए जो हमारे काफी सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं उसमें हम जैसे मल्टी कैप फंड का जो कैटेगरी है या फ्लेक्सी कैप फंड का जो कैटेगरी है, ये दो खासे तौर पे रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये फंड मैनेजर को और निवेशकों को एक सिलेक्टिव होने का मौका देते हैं अक्रॉस ऑल द 3 मार्केट कैप कैटेगरीज। ये हो गई आपके दूसरे सवाल का जवाब। पहले इसको अगर आप एक और तरीके से स्लाइस एंड डाइस करें कि कहाँ अर्निंग्स दुरुस्त रहेंगे, तो मेरे हिसाब से 5 ऐसे एरियाज हैं जहां पे कि अर्निंग्स दुरुस्त रहने वाले हैं अगले 12 से 15 महीने या 1 से 2 साल के अगर आप समय लेके चले। पहला तो मेरे ख्याल में बोलते ही रहे हैं हम कि वो कैपेक्स की जो थीम है वो पोस्ट सिलेक्शन और जोर पकड़ेगी। कल एक कैपिटल गुड्स कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिन्होंने अपने बताया कि ऑर्डर बुक में जो ग्रोथ है, जो इजाफा है, वो करीबन 35% है। तो अगर इतने तेजी से अगर ऑर्डर बुक में ग्रोथ हो रही है तो आगे के अर्निंग्स तो दुरुस्त होने ही है। तो एक वो हो गया। दूसरा मैं कहूंगा पावर एज ए सेगमेंट। यहाँ पे जो डिमांड ग्रोथ हो रही है वो करीबन 20% के आसपास हो रही है, और जो सप्लाई ग्रोथ है वो केवल 6 या 7% ही है। सो ये दो के बीच में जो गैप है ये बहुत ज्यादा है।
इसलिए जो कंपनीज हैं जो पावर थीम से बिलोंग करते हैं उनको काफी बेनिफिट होने वाला है अगले 2-3 साल में अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दूसरी बात मैं रखना चाहूंगा। तीसरा मैं कहूंगा रियल एस्टेट मेरे ख्याल में एक 5 से 7 साल का एक अप साइकिल के बीच में है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लेस और रियल एस्टेट ये दोनों जगह में बेनिफिट हमको देखने को मिल सकता है। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि आईटी सर्विसेज कुड बी द डार्क हॉर्स ऑफ कैलेंडर ईयर 24। आज उनके तारे शायद बहुत ज्यादा बेहतर ना है, लेकिन जैसे जैसे अब हम CY25 अगले साल की तरफ रुख करेंगे और ग्लोबल ग्रोथ बॉटम आउट होगा, उस समय इनकी अर्निंग्स जो है धीरे धीरे बॉटम आउट होकर बेहतर होना शुरू करेंगे। सो एक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन फेज ड्यूरिंग द ईयर कैनॉट बी रूल्ड आउट। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां मुझे लगता है कि अर्निंग्स दुरुस्त रहने वाले हैं। और अगर आप मुझसे पूछिएगा कि हम लोग एडलवाइज में अपने फंड में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अबाउट 70 to 80% हमारा जो निवेश है वो ये कुछ एरियाज में है, कुछ और भी है, बट मेन हेडलाइंस यही एरिया में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। त्रिदीप सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। सर देखिए, बाजार नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं, चुनाव का इंतजार है, उम्मीद करेंगे कि 3 महीने से भी कम समय में नई सरकार का गठन भी हो जाएगा और इस थीम के अराउंड भी बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करते हैं। तो मान लीजिए अगर अभी किसी को बाजार में 100 रुपए डालने हो तो उसमें से कितने कितने रुपए कौन कौन से सेक्टर में डाले, क्या एलोकेशन होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका एक वन साइज फिट ऑल आंसर तो नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को अपने एडवाइजर के साथ बैठ करके अपने रिस्क एपेटाइट और रिटर्न पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये एलोकेशन करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ये अगर आप पिछले 20-30 सालों का इलेक्शन ईयर स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की तरफ नजर देखें तो 2-3 चीजें तो बहुत क्लियर तरीके से सामने आती है। पहला कि इलेक्शन के ठीक पहले या फिर बाद में एक करेक्शन देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट्स में, जिसका कि इन्वेस्टर्स लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, ये जो करेक्शन होता है यूजुअली इलेक्शन टाइम्स में, ये क्षणिक होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आता है और फिर वापस मार्केट अपने अर्निंग्स को फोकस करने शुरू हो जाते हैं। तो इसे इलेक्शन को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अल्टीमेटली अर्निंग्स इज द बिग डैडी, इलेक्शंस इज एन इवेंट विच विल कम एंड गो। ये दूसरी बात देखने को आती है। और तीसरा, अगर आप देखें कि जो इंटरिम बजट में जो गवर्नमेंट ने अपना पर्सपेक्टिव रखा, उसे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगले 4-5 साल में अगर मैक्रो स्टेबिलिटी बनी रहे तो ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ तो और ज्यादा शायद हो। तो इसलिए जो पोर्टफोलियोज हो उसको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और फाइनली ये देखने को मिला कि कंज्यूमर्स और कंजम्पशन, जो मास कंजम्पशन रिलेटेड एरियाज हैं, वहां पे ग्रोथ अभी भी उतने दुरुस्त नहीं है। सो वहां पे शायद मैं अंडरवेट रहूंगा। तो ये मेरा पोर्टफोलियो का पोजीशनिंग रहेगा। और बाकी कैसे इन्वेस्ट करना है थ्रू द ईयर, ये तो मैं कहूंगा कि एसटीपी के हिसाब से ही करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर में वोलेटिलिटी काफी जोरदार देखी गई है। ठीक है त्रिदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला और अच्छे से आपसे बातचीत हुई, मज़ा आया बातचीत करके। एक छोटा सा ब्रेक का अब हमको लेने का वक्त भी हो गया है और मेरे को और अभिषेक को, सृष्टि को आप इजाज़त दे सकते हैं इस कार्यक्रम से। नमस्कार।